राजीव जी, अब एक चीज आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा कि वाले सालों में अमेरिका का ये दावा था पहले कि हम बहुत ही उन्नत अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आपको हालात अब कैसे नजर आ रहे हैं? और लगातार ये कहना था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है, इस तरफ इशारा ट्रंप की तरफ से, उनके तमाम सलाहकारों की तरफ से किया जा रहा था। आप मौजूदा स्थिति में भारत को और अमेरिका को कहाँ पाते हैं? देखिए, भारत को डेड इकोनॉमी कहना अपने आप में एक मजाक है। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत अगले 30 से 50 साल तक लगभग इसी गति से बढ़ती रहेगी। इतना पोटेंशियल है। तो ये बात कहना बड़ा अजीबोगरीब है। क्यों कहा उन्होंने, वो समझ में नहीं आता। पर आंकड़े बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। अमेरिका की जहाँ तक बात है, जैसे कि अभी हमारे को पैनलिस्ट भूषण साहब ने कहा कि ये बात समझने की है कि टैरिफ को कभी भी वो देश नहीं देता है जहाँ से कि माल इंपोर्ट हो रहा है। 50% टैरिफ भारत को नहीं देना है, अमेरिकन कस्टमर्स को देना है। ये बात उन्हें समझनी होगी। वो अपने लोगों से वो 50% लेके ट्रेजरी में ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके अपने लोग गरीब बनेंगे और वहाँ पर मुद्रास्फीति की दर, जैसे कि इन्फ्लेशन कहते हैं, वो बढ़ेगा, जिसका कि अल्टीमेटली परिणाम मंदी होता है, जिसको हम मंदी कह रहे हैं। तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें वो धीमे धीमे फंस रहे हैं। ये तो हुई एक बात जो कि अर्थव्यवस्था की है। दूसरी, उन्हें राजनीतिक बात समझनी होगी कि आज की तारीख में डेमोक्रेट्स उनके विरोध में है, रिपब्लिकन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके विरोध में आ चुका है। जो उनका सबसे महत्वपूर्ण कोर था, जैसे वो मागा लॉबी कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लॉबी कहते हैं, उसके लोग भी अब इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप प्ले बाय रूल्स करिए, नियम कायदे से खेलिए। यदि आप टैरिफ इस बात पर लगा रहे हैं कि रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो सब पर लगाइए। यदि आप इस बात पर लगा रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट तो सब पर लगाइए। मागा लॉबी ने इस बात का वहाँ पर बहुत विरोध किया है। आप अमेरिकन न्यूज़पेपर पढ़िए कि इन्होंने कहा है कि साहब चाइनीज स्टूडेंट्स का हम स्वागत करते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। और 90 दिन का जो इनका पीरियड था जिसमें इन्होंने चाइना को छूट दे रखी थी, वो अभी एक आध महीने में ख़त्म होने वाला है। तब तक इनको डील करनी पड़ेगी, जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो डील नहीं हो सकती। जब वो डील नहीं होगी तो इनकी जो अपनी लॉबी है मागा, वो इनके विरोध में आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी ये स्थिति समझनी चाहिए इनको कि 2026 में जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे एंड ही में लूज द मेजॉरिटी देयर, उसके बाद इनकी स्थिति कहीं लैम डक प्रेसिडेंट की ना हो जाए। लैम डक प्रेसिडेंट वो होता है कि जिसके हाथ में ताकत बहुत कम हो जाती है। ठीक। तो ये स्थितियां, मतलब जहां ये ले जा रहे हैं, इसमें अल्टीमेटली इनको अमेरिकन्स को इस बात के लिए पे करना पड़ेगा और अमेरिका में मंदी आएगी, भारत में नहीं आएगी। डेड इकोनॉमी भारत की नहीं हो सकती। जहां तक भारत का संबंध है, लॉन्ग टर्म में रणनीतिक रूप से भारत को इससे बहुत फायदा होने वाला है। भारत की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, भारत की कॉम्पिटेंसीज बढ़ेंगी और भारत को एक नया कैनवास मिलेगा तमाम मित्रों से अपने संबंधों को पुनः बनाने का। मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है। जितनी जल्दी वो ठीक कर लें अच्छा है, लेकिन ट्रंप साहब का ईगो इतना बड़ा है कि बड़ा मुश्किल होता है। कई समय जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, ट्रंप साहब जैसे, वो अपनी इमेज के बंधक बन जाते हैं। हाँ। तो ये अपनी इमेज के बंधक बन चुके हैं, ये नार्सिसिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए खतरनाक है। ठीक है, कि मतलब वो अमेरिका के लिए ज़्यादा घातक होगा। मेरे साथ अमीन साहब भी हैं। अमीन साहब, जिस तरह से राजीव जी का ये कहना है कि जो भी स्टेप डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया है वो कहीं ना कहीं बैकफुट में आकर अमेरिका को ही खड़ा कर देगा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोशिश की कि भारत जैसे एक बड़े बाजार के ऊपर दबाव बनाया जाए और अपनी बाजार को हम हेल्दी कर पाएं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस अब वो कर बैठे हैं कि उससे आने वाले दिनों में भारत तो अपने आप को संभाल लेगा? क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व है वो ज़्यादा मार्केट में नहीं है, जो छोटे छोटे व्यापारी उनका भी खासा रोल है। आप कहाँ पाते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अगर इनमें आपस में द्वंद्व होता है? जहाँ तक सवाल है कि भारत को कहा गया है कि आत्मनिर्भर बने, भारत जो है अपनी चीजों को अपने यहाँ बहुत खपत दे सकता है। हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं और उनको ही देखिए अभी जीएसटी में भी फायदा दिया गया है। तो समझता हूँ कि मैं जितने हमारे यहाँ खाद्यान्नों पे, हर चीजों पे रिबेट दिया गया जीएसटी में, बहुत जल्दी छूट दे दी गई। इसे ये लगता है कि हमारे देश की जो चीजें हमारे यहाँ खपत होंगी, हमें कोई ज्यादा एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जहाँ अमेरिका के कंटेस्ट में कहेंगे कि जो ये लेके आए थे इस बात को कि हम अमेरिका को बढ़ाएंगे इकोनॉमिकली, आज आप देख लीजिए कहाँ पे अमेरिका पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि पहले तो गवर्नमेंट जो उनके एम्प्लॉयमेंट थे उसमें कट किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया 21%,
आप देखिए कि इनकी जो इंपोर्ट पॉलिसी है, वो इंपोर्ट पॉलिसी किसको नुकसान दे रही है? जो राइस की है इन्होंने, इनके कंट्री को ही नुकसान दे रही है, क्योंकि इनका खजाना तो भर जाएगा और ये पैसे कमा लेगी इनकी ट्रेजरी, लेकिन उसके साथ वहाँ के सिटीजन में आक्रोश बढ़ेगा और वहाँ पे जो महंगाई है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ परेशानी होगी वहाँ के सिटीजन्स को। और जहाँ तक ये जितनी एजेंसियां हैं, तो जितनी एजेंसियां, सबकी रिपोर्ट आप देख लीजिए, चाहे ISM की देख लीजिए, ग्लोबल एजेंसीज की देख लीजिए और मूडीज की भी देख लीजिए, सब ने इनको वार्न किया है। लेकिन ट्रम्प का तो यही कहना है कि ट्रम्प इज ऑलवेज सेज दिस इज हैविंग ट्रैक इकोनॉमी बूस्टिंग, इनकी जो इकोनॉमी वो बूस्ट करा रहे हैं अमेरिका की, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा देखा जाए तो। और जहां तक सवाल है कि ये अमेरिका को ले जाना चाहते हैं ऊंचाइयों पे, मुझे तो लग रहा है कि ये नीचे जाएंगे और उतनी ही इनकी जो पॉलिसियां हैं वो समय आते आते इनको नीचे की तरफ ले जाएंगी। चाहे वो किसी कंट्री के साथ इन्होंने किया है टैरिफ के मामले में, हर जगह से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जितना ही समझते हैं अपने को होशियार, ऐसी होशियारी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर देश अपनी अपनी स्वतंत्रता रखता है और न किसी को दबाव में ले सकते हैं। इनके जो दबाव में है, देखिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है, इन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन और रशिया की वार खत्म करते हैं, न तो रशिया के कब्जे में आया और न ही देखिए कि यूक्रेन आया, और दोनों ने ही लड़ाई छोड़ी नहीं है। जबकि उन्होंने कहा हथियार हम नहीं देंगे, मत दीजिए हथियार, अगर देंगे तो पैसे से देंगे, कोई बात नहीं। यूक्रेन ने जो है तो यूरोपियन यूनियन से सपोर्ट ले लिया, नाटो देशों से ले लिया। सब क्या दर्शाता है? और उससे भी ये पैसे ले रहे हैं। ये सब दर्शाता ही है कि कुछ करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इनकी जो एज हो गई है उस हिसाब से ये जो डिसीजन ले रहे हैं, और इनके जो सलाहकार हैं वो ना तो सच्ची सलाह दे पा रहे हैं, ना इस पे ये स्टैंड कर पा रहे हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक कंट्री हेड जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, उस पे स्टैंड करता है। उसका उदाहरण हमारे सामने है, हमारे मोदी जी को देख लीजिए, उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं करना है इस मामले में, निगोशिएशन तो नहीं किया, छोड़ दिया और दूसरे देशों से कर लिया। ये दर्शाता है अपने देश की स्ट्रांगनेस। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर विजेंद्र जी तमाम बातें अब धीरे धीरे देखिए साफ हो रही हैं कि भारत के पक्ष में माहौल बनने से लगा है। आने वाले दिनों में अमेरिका अगर मान लीजिए, देखिए शत्रु तो वो कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारत के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका खुलेआम भारत के साथ शत्रुता तो मोल नहीं लेगा। अगर हम एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में इसकी गिनती कुछ दिनों के लिए नहीं करते हैं, कुछ सालों के लिए नहीं करते हैं, तो क्या हमारे पास वो तमाम राष्ट्र हैं जिनको अगर हम अपनी दोस्त की श्रेणी में रखते हैं, तो चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारी सुरक्षा हो, उसमें किसी प्रकार की सेंध नहीं लगेगी? विजेंद्र जी। अच्छा, ये देखिए एक तो सब में अहम बात है कि जिस तरह से ट्रंप ने भारत का बार बार विजिट किया है और भारत का बहुत बार नाम भी है, भारत के साथ जो बढ़ाए जा रहे टैरिफ, तो इसमें एक भारत की जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, इसमें एक डायनेमिक्स आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, इसमें भारत का एक अहम रोल पड़ा और ये एससीओ सम्मेलन के दौरान साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ट्रंप के इस माहौल बनाने के बाद से टैरिफ वॉर की जो शुरुआत की है, उसके बाद से ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में भारत की जो मौजूदगी और बढ़ी है और यूरोप के जो तमाम मुल्क हैं तो भारत के साथ और भी स्ट्रॉन्गली अलायंस होंगे, ये पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है। और तो दूसरी बात, तीसरी बात ये कि रूस के साथ जो हमारे संबंध थे वो और भी हुए हैं और चीन के साथ हम एक कह रहे कि कॉन्सेप्टली भी मूव कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ट्रंप के इतने माहौल बनाने के बाद से माना ये जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर भारत को काफी हद तक फायदा हुआ है, पहली बात हुआ है। और दूसरी बात भी ट्रंप की अपने मुल्क में ही बड़ी वजह हुई है और ट्रंप को हाल में सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर काफी ट्रोल किया जा रहा है कि ट्रंप की सेहत बहुत ही खराब है और ट्रंप अप्रेल हो रहे हैं इस तरीके। लेकिन इस पर अभी से करीब 2-3 दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति जेडी वांस ने बयान दिया कि अगर ट्रंप की हालत खराब हो रही है, वो बीमार हो रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने और सत्ता को लेने के लिए तैयार है। तो जाहिर तौर पर वहाँ भी एक तरह से कहा जाए एक दूसरे तरह का माहौल बन रहा है। और यही नहीं, पूरी तरह से ट्रंप को सफाई देनी पड़ी और ट्रंप ने सफाई दी है कि नहीं, ही इज वेरी वेल और ही इज नॉट इल, यानी कि वो खासतौर पर सेहत के लिहाज से वो पूरी ठीक है और उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है।
तो जाहिर तौर पर ये जता रहा है कि अब ट्रम्प का जो ट्रेड वॉर है या टेरिफ वॉर है अब उन पे ही पड़ा है। और जैसा पहले भी हम हमारे एनालिस्ट ने कहा है कि मांगा को लेकर, यानी कि ट्रम्प ने जब शुरुआती दौर पर चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे उस दौरान मांगा का नारा जो है और माना जा रहा है कि और अपनी आवाम को बता दिया है कि मांगा की वजह से ही और मांगा के लिहाज से ही ये सब कवायद कर रहा है। लेकिन अब टैरिफ वॉर के बाद से जो अमेरिका में जो कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस राइज हो रहा है, तो इसका खामियाजा वहां की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो मांगा का एक बड़ा सेगमेंट और बड़ा एक ग्रुप था वो पूरी तरह से ट्रम्प को चुनाव में भी सपोर्ट किया था और सत्ता की बात को संभालने के बाद से भी ट्रम्प को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। और वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रम्प को चिपक रहा है और ट्रम्प की नाराजगी भी जता रहा है। तो हर तरह से यानी कि माना जा रहा है कि हर तरह से ट्रम्प ले हुए हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं कि टैरिफ वॉर के बाद से भारत की स्ट्रैटेजिक लीड और भी बढ़ी। ठीक है भूषण जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ट्रंप ने डराने के लिए, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर में उसके दावे को खारिज किया गया तो एक नया शिगुफा छेड़ा था कि हम पाकिस्तान को ऑयल के मामले में इतना संबल बना देंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचने लगेगा। लेकिन अगर देखें तो वो एक लंबा मसौदा है, उसमें हो सकता है 20 साल भी लग जाएं और 60 से 70 हज़ार करोड़ का उसमें खर्च भी आएगा और तब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे भी नहीं और वो दोबारा चुनाव फिर इसके बाद लड़ भी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने सिर्फ वो शिगुफा छेड़ा था, और अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते भी हैं तो क्या भारत के लिए सामरिक क्षेत्र में किसी तरह की चुनौतियां इससे पैदा होती हैं? ये तो शेख चिली वाली बातों से कुछ होता नहीं है। शेख चिली वाली बातों से काम कर रहे हैं ट्रम्प साहब। ये बात जो सवाल आपने पूछा है इसमें तो उत्तर एकदम साफ है, कुछ इसमें दम नहीं है। पर एक मैं और चीज आपके मद्देनजर रखना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट टैरिफ जो है गुड्स पे हैं, चाहे कारपेट पे हो, चाहे जेम्स पे हो, चाहे फार्मा पे हो, जो भी है। पर आप समझते हैं जो हमारा इतना भारी व्यापार है, मैं टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, हमारी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये गुड्स नहीं भेजती है। जैसे जीएसटी होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सर्विसेज भेजती है। ये सर्विसेज को भी टैक्स लगाने वाले हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन आ रही है। और इसमें क्या होगा, वहां तक टैरिफ नहीं है वो उनकी। आप देखिए जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली और इंडिया और अमेरिका आईटी पावर क्यों बना, इंडिया नहीं मतलब अमेरिका आईटी का टॉप पावर क्यों बना दुनिया का? क्यों बना? क्योंकि इंडियन वर्कर्स और फॉरेन वर्कर्स उनको मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ब्रेन मिल रहा है उनको। तो उस पे अब टैक्स लगाएंगे तो अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस आईटी एरिया में भी कम हो जाएगी। जो एआई उभर रहा है उसमें भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ट्रम्प साहब ये भी करना चाह रहे हैं, जो हमारे जैसे L1 वीसा पे हम लोग टीसीएस से एम्प्लॉयज को भेजते हैं 2 साल 4 साल, उनकी जो अर्निंग है उस पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। तीसरी बात, जो आउटसोर्सिंग सेंटर होते हैं जिसे कहते हैं रिमोट आउटसोर्सिंग, हमारे लोग इंडिया अमेरिका में जाके, हमारे आईटी इंजीनियर्स अमेरिका में जाके काम नहीं करते सारे, ऑफशोर का मतलब क्या है, वहां नहीं बैठे हैं अमेरिका में, बॉम्बे में बैठे हैं, चेन्नई में बैठे हैं, या नियर शोर होता है उरुग्वे में बैठे हैं, मेक्सिको में बैठे हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं। उनको भी आउटसोर्स करना चाहते हैं। और आप देखें जी है, बड़ी कंपनियां अमेरिका की, उन्होंने भी सोचा अरे इतना इंडियन वर्कर इतना अच्छा है, इतना सस्ता है, उन्होंने अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में खोले कई सारे, बेंगलोर में, गुरुग्राम में। वो आउटसोर्सिंग जो है, वो आउटसोर्सिंग खुद ही कंपनियां कर रही हैं, टीसीएस से नहीं करा रही, इन्फोसिस से नहीं कर, उन पे भी टैक्स लगाना चाहते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे को ये भी फिर लगता है ये टैरिफ खत्म करने के पहले ये भी स्क्रू टाइट कर देंगे और फिर ये पीछे फिर उतरेंगे। जब तक पूरा इनका तबाही नहीं होती, नष्ट नहीं होते, तब तक सीखेंगे नहीं। ये बड़ी भारी डेवलपमेंट है। हमारा तो इंडिया का आईटी सेक्टर जो है बड़ी बुरी चपत में आ सकता है इसके चलते। और जो आपने कही ऑयल की बात, पाकिस्तान की बात, जनाब ये तो शेख चिली की बातें हैं। वो तो क्रिप्टो में घूम रहे हैं वहां पे, कभी ऑयल में, कभी कुछ, कभी हवा से। वो तो हम कहते हैं ना बीच में, उन्होंने तो भगवान वरुणा से बात करके सुनामी रुकवा दी। ये हर दुनिया में हर चीज की ये मध्यस्थता कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, और जो सक्सेस नहीं होता है। और यूक्रेन रशिया और सूर्य के साथ, हर क्लाइमेट के साथ, मैं अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि दुनिया के बुरे दिन आए हुए हैं और अमेरिका सबसे पहले उनमें तकलीफ में आएगा। बिल्कुल नवीन जी, तो जिस तरह से
तमाम बातें अब धीरे धीरे साफ हो चली हैं और आपने उस वक्त देखा होगा कि एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की भी भारत के अंदर कोशिश की गई थी। ये अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा सकता था कि, और ये कहा भी जा रहा था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ज़्यादा मजबूत नहीं भारत के अंदर। जो भारत ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से भारत ने पहले, अगर हम बार्क की बात करें, उसके बाद जिस तरह से एससीओ की बैठक हुई, सार्क को भी लेकर भारत का जो रुख रहा है कि एशिया के तमाम राष्ट्रों को हम प्राथमिकता देते रहे हैं, देते रहेंगे, अपनी बात पर भारत अभी भी कायम है। तो क्या ये एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक स्थिरता का संकेत है भारत के अंदर? आलोक जी, इसमें एक चीज का मुझे थोड़ा सा डाउट सा लगता है। डाउट इसलिए लग रहा है कि आप एक चीज देखिए, पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका ने बार बार इंटरफियर किया और कहते रहे हैं 43 बार की हमने रुकवाया। दूसरी चीज एक और आती है कि अभी एससीओ समिट में जब हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे और उन्होंने सारी बातें करी और पहलगांव आतंकी हमले पर निंदा प्रस्ताव भी कराया, ये सबको पता है, पूरे ग्लोब के अंदर पूरे सारे देश जानते हैं कि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। बावजूद इसकी किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा नाम लेके नहीं की, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान को बहुत मजबूत करेंगे। चाइना ऑलरेडी वहां इन्वेस्टमेंट करके बैठा है और वो और ज्यादा आगे बढ़ना चाह रहा है पाकिस्तान में। रूस भी कह रहा है कि नहीं साहब, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, छोटा सा देश है पाकिस्तान और भारत का खुद विरोधी दुश्मन है आजादी के बाद से, उसको अगर ये सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं न कहीं हमारी कूटनीतिक योजनाएं जो है या कूटनीतिक जो कार्यक्रम है, उनको हमें वर्तमान जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बदलना पड़ेगा। और चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात ले लें या आप विश्व की राजनीति की बात ले लें, आज के दौर में कोई ना स्थायी दोस्त है ना दुश्मन है। आप रूस के साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन चाइना की विक्ट्री परेड के अंदर अगर आप देखें तो भारत किनारे है, बाकी हमारे सेक्रेटरीज वगैरह वहां जो है वो अटेंड कर रहे हैं, बाकी सारे देश बुलाए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी बुलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमें अपनी कूटनीतिक चालों को किसी अन्य देश से गवर्न होने की बजाय अपने हिसाब से चलना पड़ेगा और अपने हिसाब से अपने रिलेशन डेवलप करने पड़ेंगे। हमें चाइना, अमेरिका अगर टैरिफ लगा रहा है तो हमें चाइना की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें रूस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमें अपने इंफ्रा को मजबूत करने पर काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमें अपने इंफ्रा को मजबूत करना है। मेक इन इंडिया जैसा आप चीज लेके आए हैं उसको बढ़ावा दीजिए, एफडीआई को जितना से ज्यादा आप कर सकते ला सकते लाइए और उनको इंफ्रा प्रोवाइड करिए। आप जब मजबूत हो जाएंगे, आप विश्व का सबसे बड़ा बाजार आज की तारीख में भारत है। हर देश की जरूरत है तो उसको आना पड़ेगा भारत के बाजार में। ये स्थितियां समझते हुए आज के दौर में भारत को अपनी रणनीति बनानी चाहिए, कूटनीति बनानी चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ पूरा देश एक साथ है। आप पक्ष को, विपक्ष को, अन्य नेताओं को, पूर्व विदेश मंत्रियों को साथ में लें, उनके अनुभवों को अपने साथ शेयर करो, उसके बाद आप आगे बढ़े। ठीक है। अंत में बस यहाँ पर राजीव जी, मैं आपसे एक चीज़ छोटी सी समझना चाहूँगा कि राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो क्या किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है? आपको नज़र आता है कि अगर ये परिस्थितियाँ थोड़ी ठीक हो जाएं तो अमेरिका को और भी मजबूत संदेश जा सकता है? देखिए, हमें जो दो तरीके से हो सकता है ये, एक तो ट्रंप को आने वाले टाइम में दिक्कत हो और ट्रंप साहब की जगह कोई दूसरा राष्ट्रपति आ जाए, एक संभावना तो ये बनती है। दूसरी संभावना ये बनती है कि ट्रंप साहब इतने कमज़ोर हो जाएं, जो कि मुझे लगता है कि जैसे ही चाइना की नेगोशिएशन अभी 1-1.5 महीने बाद शुरू होंगी, उसके बाद जो इनका आखिरी किला है जिसे मागा कहते हैं, मागा के लोग इनके खिलाफ आएंगे, तब ये बहुत कमज़ोर होंगे और तब ये कोई ना कोई फीलर भेज के भारत के साथ समझौता करना चाहेंगे। हमें बिल्कुल उस समय तैयार रहना चाहिए, हमें अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पूरे प्रकरण में भारत का कोई नुकसान होने वाला है, नुकसान अमेरिका का है। जो ट्रंप साहब की पॉलिसी है उसे इंग्लिश में सिंपल एक लाइन में कहें, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अमेरिका को ये गहरे गड्ढे में ले जा रहे हैं, भारत को इससे बहुत फायदा होगा। शॉर्ट टर्म हमें थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और एक जो आखिरी पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, इनकी जब पहली टर्म थी ये भारत के मित्र थे, दूसरी टर्म में भारत के मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका पूरा उद्देश्य ये है कि जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो $60 के आसपास है। ये रेट क्यों कैसे बढ़े, इनका आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनके पूरे कार्यकलाप इस बात के लिए हैं कि रेट कैसे बढ़ें। मेरा सवाल ये है कि रेट क्यों बढ़ें, इससे किसको फायदा पहुंचता है? आप इस बात को गहराई से सोचिए, आपको ट्रम्प साहब के मूव समझ में आएंगे। पहले सेट ऑफ मूव समझ में आएंगे कि क्यों ये सारा इनका कार्यकलाप क्रूड ऑयल के रेट बढ़वाने पर है, जबकि दुनिया भर के नेता इनको कम रखना चाहते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 समझिए आप, अचानक ये पाकिस्तान के दोस्त कैसे हो गए? ये उसी दिन पाकिस्तान के दोस्त हो गए जब पाकिस्तान ने कहा कि वो अपने रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में रखेगा और इनके फैमिली की कंपनी को वो सारा कॉन्ट्रैक्ट देगा। आप ये समझिए, अब धीमे धीमे अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में बात उठने लगी है, क्या ये अपने फैमिली बिजनेस को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं? और ये अमेरिका में बात उठ रही है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। और आने वाले समय में देखिएगा कि ये तीनों पॉइंट फ्लेयर अप करेंगे 3-4 महीने के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पे आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सुझाए हैं और आने वाले दिनों में अमेरिका को इन्हीं तमाम बिंदुओं में घिरते हुए आप सभी पाएंगे भी, क्योंकि अमेरिका ने जो पूर्वानुमान लगाया था कि भारत को एक डेड इकोनॉमी बोलकर भारत के ऊपर दबाव बना पाएंगे, वैसा दबाव ना तो भारत ने महसूस किया ना ही भारत के व्यापारियों ने। लेकिन हाँ, अब हर एक दिन के साथ, हर एक दिन बदलती हुई तारीख के साथ जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है वो इस दबाव को महसूस भी करने लगा है और वो समझ भी चुका है कि आने वाले दिनों में अभी हाल फिलहाल की मुद्रास्फीति के बाद एक बहुत बड़ी मंदी का सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है, जिसके लिए अमेरिका को सावधान हो जाना चाहिए। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।